Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. भारत का संविधान हमें बोलने की आजादी तो देता है, पर सवाल ये है कि क्या ये आजादी असल में उतनी मजबूत है? आज हम इसी पर बात कर रहे हैं गौतम भाटिया की किताब ऑफेंड, शॉक और डिस्टर्ब फ्री स्पीच अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से. हमारे पास इस किताब की एक समीक्षा है और हम कोशिश करेंगे इसके मुख्य तर्कों को समझने की. ये विषय आप जानते हैं लोकतंत्र और हमारे मौलिक अधिकारों के लिए कितना अहम है. तो चलिए शुरू करते हैं इसकी तह में जाना. हाँ बिल्कुल. और किताब का जो मूल तर्क है ना, वो काफी दिलचस्प है. भाटिया कहते हैं कि हमारी अदालतों ने मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हमेशा एक व्यक्ति के निरपेक्ष अधिकार की तरह नहीं देखा है. अच्छा, तो फिर कैसे देखा है? अक्सर ऐसा हुआ है कि जब कोई विवादास्पद या कह लीजिए अलोकप्रिय बात सामने आई तो अदालतों का झुकाव व्यक्ति के आजादी बचाने के बजाय राज्य के हितों की तरफ ज्यादा रहा है. राज्य के हित मतलब जैसे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना या नैतिकता का हवाला देना. इन चीजों को ज्यादा वजन मिला है बजाय बोलने वाले के अधिकार के. तो मतलब संविधान में अधिकार तो है, पर जब उसे लागू करने की बात आती है तो अदालतें हमेशा व्यक्ति के साथ नहीं खड़ी होती. क्या किताब में इसके उदाहरण हैं? मतलब ये उतार चढ़ाव दिखता है कहीं? हाँ बिल्कुल, किताब इसी विसंगति पर ही तो उंगली उठाती है. हाँ. आप देखिए शुरू के कुछ मामले, जैसे रोमेश थापर का केस था 1950 का. उसमें ऐसा लगा कि अदालत ने सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर पाबंदी लगाना काफी आसान कर दिया. अच्छा. लेकिन फिर कई दशकों बाद आप श्रेया सिंघल वाला मामला देखें 2015 का, तो उसमें इंटरनेट पर बोलने की आज़ादी को कहीं ज़्यादा मजबूती से बचाने की कोशिश हुई. वो आईटी एक्ट की धारा 66 से रद्द हुई थी ना. हाँ, याद है. तो भाटिया यही सवाल उठाते हैं कि भाई अदालतों के रवैये में ये इतना उतार चढ़ाव क्यों रहा है? कोई साफ अधिकार सुरक्षा वाला सिद्धांत लगातार क्यों नहीं अपनाया गया? ये तो वाकई सोचने वाली बात है. और किन पहलुओं पर यह किताब ध्यान देती है? किताब कई परतें खोलती है. एक तो वो इसकी ऐतिहासिक जड़ों तक जाती है कि जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में इस आजादी को लेकर क्या सोच थी, क्या बहस हुई थी. फिर ये उन भाषणों का विश्लेषण करती है जिन्हें आपत्तिजनक माना जाता है. आपत्तिजनक जैसे नफरत फैलाने वाली बातें हुई, मतलब हेट स्पीच, या सरकार की बहुत तीखी आलोचना, जिसे पहले राजद्रोह या सेडिशन कहते थे, अश्लीलता, ईशा निंदा, इन सब पर अदालतें कैसी सोचती हैं. और इन मामलों में किताब क्या खास बात निकालती है? यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है. भाटिया का तर्क है कि अक्सर ऐसे मामलों में अदालतें बोलने वाले की गरिमा या उसकी अपनी सोच की आजादी, ऑटोनॉमी को देखने के बजाय समाज के किसी वर्ग की भावनाओं को ज्यादा तरजीह दे देती हैं. अच्छा. मतलब किसी को बुरा न लग जाए, ये ज्यादा जरूरी हो जाता है. हाँ, कुछ वैसा ही. और बात सिर्फ अदालती फैसलों की नहीं है. किताब इसके पीछे के दार्शनिक आधारों को भी देखती है. दार्शनिक आधार मतलब कौन से विचार? जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल का नुकसान का सिद्धांत है, हार्म प्रिंसिपल, कि बोलने की आजादी पर रोक तभी लगे जब किसी को सीधा वास्तविक नुकसान हो रहा हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी की भावनाएं आहत हो गई. हाँ, ये तो सुना है. किताब पूछती है कि क्या भारतीय अदालतें वाकई इस सिद्धांत पर चली हैं, या फिर रोनाल्ड डॉकिन का विचार है अधिकार त्रुप के पत्ते की तरह, राइट्स एज ट्रम्प्स. ये क्या है? मतलब कुछ मौलिक अधिकार इतने बुनियादी हैं कि उन्हें मामूली सरकारी फायदों या बहुमत की पसंद के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता. वो हर हाल में लागू होने चाहिए. भाटिया इन्हीं विचारों की कसौटी पर भारतीय फैसलों को परखते हैं. समझ गया. तो खूबियां तो साफ हैं, गहरा रिसर्च है, दूसरे देशों से तुलना है, कानूनी बातों को राजनीतिक सोच से जुड़ा गया है. ये मौजूदा स्थिति को चुनौती देती है. लेकिन क्या इसकी कुछ सीमाएं या कमजोरियां भी बताई गई हैं समीक्षा में? हाँ, हैं बिल्कुल. एक तो ये कि कुछ अध्याय कानूनी बारीकियों में शायद कुछ ज्यादा ही गहरे उतर जाते हैं. हो सकता है आम पाठक को वो बोझिल लगे. ठीक है. और
दूसरी आलोचना ये भी है और समीक्षा भी इस तरफ इशारा करती है कि किताब सैद्धांतिक रूप से जितनी मजबूत लगती है, शायद भारत की जो जटिल राजनीतिक और सामाजिक सच्चाई है उसे देखते हुए उतनी व्यवहारिक न लगे। अच्छा, मतलब सिद्धांत और जमीनी हकीकत में शायद थोड़ा फासला है। हाँ, कुछ आलोचक ऐसा मानते हैं कि ये शायद थोड़ी ज्यादा आदर्शवादी है। और एक बात और, जी। एक कमी ये भी बताई गई है कि किताब का फोकस शायद शहरी पढ़े लिखे तबके की अभिव्यक्ति पर ज्यादा है। जो गांव देहात के मुद्दे हैं या जाति से जुड़े अभिव्यक्ति के सवाल हैं, उन पर शायद उतना ध्यान नहीं गया है। तो ये एक जरूरी सवाल उठता है कि अकादमिक विश्लेषण और जमीनी हकीकत, इनके बीच संतुलन कैसे बने। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें तो ये किताब एक तरह से भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को फिर से देखने का नजरिया दे रही है ना? इसे सिर्फ सरकार की दी हुई छूट की तरह नहीं, बल्कि एक बुनियादी संवैधानिक हक के तौर पर देखने की बात कर रही है। एक ऐसा हक जिसे सबसे अलग, सबसे अलोकप्रिय विचारों की भी हिफाजत करनी चाहिए। एकदम सही कहा। ये किताब जो लोग कानून, मानवाधिकार या पॉलिसी मेकिंग में रुचि रखते हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी दस्तावेज है। ये दिखाती है कि हमारा कानून इस मामले में कहाँ तक आया है और संविधान का जो अनुच्छेद 19(1) है, उसकी असली भावना को पूरी तरह से अपनाने के लिए अभी कितना सफर बाकी है। वाकई ये एक अहम बहस छेड़ने वाली किताब लगती है। और यहीं पर शायद हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं कि भाटिया जिन चुनौतियों की बात करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को असल में जमीनी स्तर पर और ज्यादा मजबूत करने के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर सोचना चाहिए। Thank you for your valuable time and for being a part of Law Talk Hub. नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next one.